नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस अपने पॉलिटी के वीडियो में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में देखेंगे। कौन कौन से अनुच्छेद में केंद्र राज्य संबंध बताए गए हैं, उन संबंधों में डिटेल में जाके देखेंगे। कब राज्य के संबंध केंद्र पर भारी पड़ते हैं और संविधान के किस भाग में इसकी चर्चा की गई है। शक्तियों का बंटवारा किस तरह किया गया है और यह शक्ति किसके पक्ष में है, झुकाव किधर है। इन संबंधों में तनाव की जाहिर सी बात है, हर संबंध में कहीं कहीं उतार चढ़ाव आते हैं, तनाव की स्थिति आती है, तो यहाँ भी तनाव की स्थिति देखी जाती है। उन तनाव से निपटने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में, और इन तनावों की बृहद अध्ययन करने के लिए, इन तनावों का समाधान निकालने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग गठित किए गए हैं। उन आयोगों की क्या भूमिका रही है उसके बारे में देखेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों को भी ऐड किए हुए हैं, उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ से सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है, और जब भी पूछा जाता है यही पूछा जाता है सामान्यतः कि किस अनुच्छेद में चर्चा हुई है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत डेप्थ में जाके पूछ लिया जाता है। तो चलिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ते हैं। और पहला हमारा जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो विधायी संबंध की बात आ रही है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि केंद्र राज्य संबंध क्या है और इसकी क्या भूमिका है। थोड़ा सा इसके विषय में भूमिका बना लेते हैं। हमारी संघवाद व्यवस्था है, और संघवाद की विशेषता क्या होती है कि दो स्तरीय शासन व्यवस्था होती है, एक केंद्र में होती है, एक राज्यों में होती है। तो जब यहाँ केंद्र राज्य की बात करते हैं तो यहाँ दो इकाइयाँ हो जाती हैं, और इन दोनों इकाइयों के बीच हमारे संविधान ने कुछ शक्तियों का बंटवारा किया है कि इन शक्तियों पे इन मुद्दों पर आप कानून बना सकते हैं, इन मुद्दों पे आप कानून बनाएंगे। और कभी ओवरलैपिंग की स्थिति आती है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थता की जाती है, या संविधान द्वारा कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं वहाँ पे, जिससे कि इनके बीच संबंधों में तनाव ना आए और सुचारू रूप से संघवादी व्यवस्था बनी रहे। केंद्र का जो उल्लेख, केंद्र सरकार का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है, संघ सरकार का सर्वत्रिक उल्लेख किया गया है, लेकिन सामान्यतः प्रयोग में ज़्यादातर केंद्र आता है और केंद्र की ही चर्चा चलती चली जाती है। तो इनको हम संबंधों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। सामान्यतः केंद्र राज्य के बीच चार प्रकार के संबंध देखे जाते हैं। विधायी संबंध होता है, प्रशासनिक संबंध होता है, न्यायिक संबंध होता है, वित्तीय संबंध होता है। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। हमने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों की डिटेल वीडियो बना ली है। पीछे हमारी वीडियो दी जा चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पर हम हमारे भारतीय संदर्भ में केवल तीन संबंधों के यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। अमेरिका में उपरोक्त चारों जो मैंने बताया, इन चारों संबंधों की चर्चा मिलती है। तो चलिए हम एक एक करके प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे हम विधायी संबंध देखेंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो अब इसके बारे में अगर देखते हैं तो केंद्र अथवा राज्य के द्वारा किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति विधायी शक्ति कही जाती है। ठीक है, मैं फिर से इसकी परिभाषा रिपीट कर रहा हूँ। केंद्र अथवा राज्य के द्वारा किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति जो होती है उसको विधायी शक्ति कहा जाता है, विधान की शक्ति कही जाती है। भारतीय संविधान में जो इसका जिक्र मिलता है, हमारे संविधान में इसका जिक्र संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक इसकी चर्चा मिलती है। 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंधों की चर्चा मिलती है हमारे संविधान में। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे कुछ जानने वाली चीज़ें हैं कि जो विधायी संबंध हैं, अब ये तो पता होना चाहिए ना कि हाँ, कहाँ तक अधिकार केंद्र का है और कहाँ से राज्यों का प्रारंभ होता है, किस हद तक राज्य कानून बना सकते हैं और किस हद तक केंद्र कानून बना सकता है। तो एक दूसरे की हद निर्धारित करने के लिए ही हमारे संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 की चर्चा मिलती है, और इस अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों की चर्चा की गई है। ये 3 सूचियां हैं, उसमें आपकी संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है और समवर्ती सूची आती है। संघ सूची यूनियन लिस्ट हो गया, राज्य सूची स्टेट लिस्ट हो गया, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट हो गया। अब इसी में एक अवशिष्ट शक्तियां भी आती हैं, हम उनको बाद में देखने वाले हैं। अभी पहले हम इन उपरोक्त तीनों सूचियों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखने में आता है तो क्या है कि तीनों सूचियों को अगर देखते हैं तो अलग अलग सूचियों के बारे में सबसे पहले संघ सूची की बात कर लेते हैं। संघ सूची का क्या है कि ऐसे विषयों पर जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होता है निर्विवाद रूप से, तो वे सभी क्या कही जाती हैं, संघ सूची कहा जाता है वह। इस सूची में, अब सूची का अर्थ क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक लिस्ट है, एक तरह से एक लिस्ट है। मान लीजिए कि आपको घर में, आप मान लीजिए कि किसी ऑफिस में आप कार्य कर रहे हैं, और ऑफिस में आप कार्य कर रहे हैं तो हर
व्यक्ति का कार्य अलग अलग विभाजित होता है। तो मान लीजिए कि एक जो है कलीग ए है, एक कलीग बी है और एक कलीग सी है। तो अब क्या होगा कि कह दिया जाएगा कि देखिए आपके लिए इतने कार्य निर्धारित हैं, आपके लिए इतने कार्य निर्धारित हैं, आपके लिए इतने कार्य निर्धारित हैं। तो ये जो कार्य निर्धारित करने की लिस्ट है इसी को सूची कह दिया जाता है। ठीक है, इसी लिस्ट इसी को कह दिया जाता है कि इतने में ही आपको इसी के दायरे में रह के कार्य करना है। तो जो केंद्र के लिए सूची निर्धारित की गई है, जो आपका यूनियन लिस्ट है, इसमें जो मूल संविधान बना था तो 97 जो है इसमें विषय थे, यानी कि इसमें 97 विषय शामिल थे। लेकिन आज के समय में इसमें 100 विषय शामिल हो गए हैं, यानी कि यूनियन लिस्ट में, यानी कि संघ सरकार के पास 100 ऐसे विषय हैं जिन पर वह निर्विवाद रूप से कानून बना सकती है। ये संघ सरकार की बात कर रहे हैं हम। इनमें कुछ चीज़ें जान लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी लिस्ट किस सूची के हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कुछ मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जब आती है, सेना सशस्त्र बल की बात आती है, विदेशी संबंध की बात आती है, रेल, वायु परिवहन, मुद्रा निर्माण, बैंक और डाक तार वगैरह, रिजर्व बैंक से संबंधित, तेल खनिज खदानों से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित। ध्यान रखिएगा, गठन की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम गठन के अलावा और चीज़ें राज्य सरकार के पास हैं। ठीक है, और जो है केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित, उनके जो है परिचालन से संबंधित, और जनगणना से जुड़े विषय। ध्यान रखिएगा, जनगणना से जुड़े विषय ये क्या हैं? ये संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त विषय संघ सूची के विषय हैं, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा इन पर निर्विवाद रूप से कानून निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद अब आते हैं स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, राज्य सूची की बात करते हैं, यानी कि वे ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार को अधिकार होता है कानून बनाने का। ठीक है, लेकिन यहाँ ये नहीं कह सकते कि केवल राज्य सरकार को है, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, संविधान में कुछ ऐसी परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है जब राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून निर्माण कर सकती है। तो इसलिए हम इस पर केवल शब्द इस्तेमाल नहीं किए। तो संघ राज्य सूची के विषय जो होते हैं, जो आपके स्टेट लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट में जब संविधान बना था तो उस समय केवल 66 सब्जेक्ट्स थे, 66 विषय थे केवल। लेकिन इस समय इसमें से जो है, इसमें से 5 इसमें से और निकाल दिए गए। अब इसमें केवल 61 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, यानी 61 विषय ऐसे हैं, टॉपिक ऐसे हैं जहां पर राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है। केवल 61 विषय हैं, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो लॉ एंड ऑर्डर हुआ, लोक व्यवस्था हुआ, पुलिस हुआ, स्थानीय शासन हुआ जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, कृषि है, कृषि आय पर कर है, ठीक है, लोक स्वास्थ्य है, कारागार है, जेल वगैरह है, और जो शराब वगैरह है, ठीक है, भूमि परिवहन है, और जो है मनोरंजन, होटल, धर्मशाला, रास्ते पर जो टैक्स वगैरह, पथ कर वगैरह जो लगता है, ये सारी चीज़ें राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आप चाहें तो वीडियो बार बार रोक के फिर से पीछे करके सुन सकते हैं, लिस्ट को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 बार सुन लेंगे तो लिस्ट याद हो जाएंगी। ठीक है, ये है। अब देखते हैं हम कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची एक ऐसी लिस्ट होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें सेंटर स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों के लिए क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो मूल संविधान में 47 विषय थे, ठीक है, मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन बाद में इनको परिवर्तित करके इस समय 52 विषय हैं। ठीक है, इसमें 52 ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। अब ये कौन से विषय हैं ये जानना जरूरी है। तो भ्रमण है, सामाजिक विषय हैं, शिक्षा है, जो महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा है, आपकी एजुकेशन है। उसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण है, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण है, जनगणना नहीं, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, समाचार पत्र है, कारखाना है, दंड विधि है, इसके अलावा सिविल प्रक्रिया वगैरह है। ये सारे जो है समवर्ती सूची के विषय हैं, यानी कि इन पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे अभी हाल ही में फिलहाल में कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा यूएपीए,
एनएसए, ये चर्चा में रहा। तो पोटा, टाडा, ये सब कानून राज्यों के द्वारा समय समय पर बनाए गए हैं, आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए और अपराध को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। क्योंकि ये समवर्ती सूची में थे इसलिए दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम जब तीनों सूचियों के विषय में जान चुके हैं, तीनों सूचियों को देख लिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है? जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इसमें केवल शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, हाँ, केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकता है। केंद्र के पास ऐसी शक्तियां होती हैं। क्या वो हमेशा ऐसा कर सकता है? नहीं, उसके लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। सामान्य परिस्थिति में ये कार्य नहीं किया जाता। तो जो प्रावधान किए गए हैं उनमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। वे शर्तें क्या हैं? पहला शर्त है राज्यसभा के प्रस्ताव पर। अब ये क्या चीज़ है? तो आपके संविधान में अनुच्छेद 249 में राज्यसभा संसद को, ठीक है, अब देखिए राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित किया जाएगा, ऐसा आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसका उत्तर ये है कि जो राज्यसभा होती है वह क्या करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जो लोकसभा होती है क्या होती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन जो राज्यसभा होती है वो क्या करती है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जब राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? अगर राज्यों के बिहाफ पे कोई बात केंद्र में रखनी है तो राज्यसभा के माध्यम से ही रखी जाएगी। तो यहां क्या कहा गया है कि राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देती है। और यह शक्ति कैसे देती है? यह है सभा जो होगी राज्यसभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जब होगा, इस मत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और संकल्प पारित किया जाए कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए। ठीक है, और वह संसद भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर विधि बना सकेगी। जब ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाएगा 2/3 बहुमत से, तो संसद को यह अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या यह अधिकार हमेशा के लिए है या कितने समय के लिए है? तो इसमें भी एक प्रश्न है, जान लेना जरूरी है कि ऐसी अवधि तक, मतलब जिस अवधि के लिए यह अधिकार दिया गया, जैसे जब ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा तो उसमें टाइम मेंशन किया जाता है, उसमें समय दिया जाएगा कि इतने समय के लिए हम आपको अधिकार दे रहे हैं, और यह अवधि जो रहेगी 1 साल से अधिक नहीं हो सकती। अब ये नहीं है कि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव कर दे कि काम करिए आप 10 सालों के लिए हम आपको दे रहे हैं, 10 सालों तक वो राज्य के विषय कानून बनाइए, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि ऐसा प्रस्ताव केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए पारित किया जा सकता है और यह अनंत काल तक चल सकता है, यानी कि हर 1 साल पे उसको बढ़ाया जा सकता है। इसको कोई लिमिट नहीं बनाया गया है संविधान में। लेकिन एक और इस पे प्रतिबंध है, वो क्या है कि संकल्प प्रवृत्ति न रहने पर संसद द्वारा निर्मित विधि 6 महीने की अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि जब आपने जो समय राज्यसभा जो जितना समय दिए रहेगी, अगर वो समय पूरा हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने तक ही वह कानून लागू रहेगा, उसके बाद वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक प्रतिबंध हो गया और यह एक नियम हो गया। अब क्या करते हैं, एक और परिस्थिति ऐसी होती है जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वो कौन से होते हैं? राष्ट्रीय आपात के दौरान। अब ये क्या होता है? तो संविधान में अनुच्छेद 250 के तहत संसद को राज्य सूची के शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये विधियां आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाएंगी। यानी कि ये भी 6 महीने तक ही चलने वाली है, जैसे राज्यसभा के पारित प्रस्ताव के दौरान चलती है। तो यह भी है कि राष्ट्रीय आपात अगर लागू हो तो उस दौरान भी केंद्र कानून बना सकता है, संसद राज्यों के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। उसके बाद देखते हैं राज्यों की सहमति से और उनके अनुरोध पर। एक और पॉइंट आता है, अगर राज्यों द्वारा सहमति दे दी जाए या राज्यों द्वारा सेंट्रल से अनुरोध किया जाए, केंद्र से अनुरोध किया जाए कि आप राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाइए, तो ऐसी परिस्थिति में भी केंद्र सरकार द्वारा कानून निर्माण किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या प्रावधान किया गया संविधान में? अनुच्छेद 252 कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल, ध्यान रखिएगा 2 कम से कम या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल
संकल्प पारित करके निवेदन करें, यानी कि अपने यहाँ एक प्रस्ताव पारित करें अपने सभा के द्वारा और संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करें कि राज्य सूची के विषयों पर आप कानून बनाइए। तो ऐसी परिस्थिति में केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे जिनके विधानमंडल ने संसद से कानून बनाने का निवेदन किया है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इस परिस्थिति में यह जो कानून बनेगा उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में किसी भी राज्य में हो सकता है, लेकिन इस परिस्थिति में जो अभी चर्चा की जा रही है 252 में, इस परिस्थिति में जिन राज्य विधानमंडलों ने अनुरोध किया है केवल उन पर यह कानून लागू होगा, उनके लिए यह कानून बनाया जाएगा। ठीक है। और ऐसे अधिनियम का संशोधन या निरसन, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अधिनियम जो 252 के तहत बनाए जाएंगे राज्यों के लिए, उन कानूनों का संशोधन या उनको समाप्त करने के लिए संसद को ही अधिकार है। राज्य विधानमंडल उन कानूनों को समाप्त नहीं कर सकते और ना ही उनमें संशोधन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान एक और शर्त आती है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो वैसी परिस्थिति में भी राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। तो अब इसमें क्या आता है, इसमें आपका एक अनुच्छेद 356 आता है जो इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 356 क्या करता है, तो अनुच्छेद 356 में कहा जा रहा है कि यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो राज्य के विधानमंडल की शक्तियां कुछ समय के लिए केंद्र को मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ समय के लिए, ये सब पॉइंट ध्यान रखा करिए, परीक्षा में यहीं से प्रश्न बन जाएंगे। उसके अलावा इसमें अनुच्छेद 357 की भी चर्चा की गई है। ठीक है, 357 की चर्चा क्या की गई है, इस अवधि के दौरान राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद या संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होंगी। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू है तो वैसी परिस्थिति में ये जो शक्तियां होंगी या तो संसद के पास चली जाएंगी या संसद के द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकार दिया जाएगा कि वे राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण करें, राज्य के प्रशासन की देखभाल करें। ऐसी परिस्थिति में सामान्यतः राज्यपाल होता है या उपराज्यपाल होते हैं या फिर प्रशासन वहाँ का जो होता है प्रशासनिक अधिकारी वो होता है। ठीक है, तो यह होता है। और यहाँ भी एक चीज़ जानने वाली ज़रूरत है, वो क्या है, ऐसे कानून राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद अपने आप समाप्त नहीं होते। ठीक है, जब तक राज्य का विधानमंडल इन्हें निरसित न कर दे। तो ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक 3 परिस्थितियां पढ़ी। अगर राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है तो जितने समय के लिए पारित किया गया है उतने समय के बाद वह कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वह निर्मित विधि 6 महीने की अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात के दौरान, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी कानून बना है तो भी समाप्त हो जाएगा 6 महीने के बाद। लेकिन अगर राज्यों ने अनुरोध किया है केंद्र से, अनुच्छेद 252 के तहत अगर राज्यों ने अनुरोध किया है, अपनी सहमति दी है, तो उसके द्वारा जो कानून बना है उसमें केवल केंद्र के द्वारा संशोधन या उसे समाप्त किया जा सकता है। उसी तरह से राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर कोई कानून बनाया गया है तो राज्य विधानमंडल इसे निरसित नहीं कर सकती। ठीक है, वह भी केंद्र के द्वारा ही किया जा सकता है। तो यह यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी थी जो कि फंसाने वाली थी, इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया इसे अच्छे से। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब कुछ और चीज़ें आती हैं, राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण। ठीक है, अब ये पॉइंट आ रहा है, ये क्या है, कैसे नियंत्रण है, तो अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। ऐसी स्थितियाँ जैसे उपरोक्त जो भी परिस्थितियाँ बताई गई उसमें राज्यों की सहमति लेना आवश्यक होता है। ज़्यादातर चीज़ों में जब आप राष्ट्रपति शासन को छोड़ दिया जाए, राष्ट्रीय आपात को छोड़ दिया जाए, तो एक बार राज्यसभा की अनुमति से हो सकता है, उसके बाद या तो राज्यों द्वारा अनुरोध किया जाए तब हो सकता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून करारों को लागू करने के लिए भी राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून नहीं बनाती है, परंतु केंद्र सरकार को राज्य की विधायी शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण हासिल होता है। यहाँ क्या है, यहाँ कानून तो नहीं बनाती है केंद्र सरकार, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके लूप होल का इस्तेमाल करते हुए केंद्र राज्यों पर क्या करती है, सेंट्रल जो करता है वो स्टेट पे क्या होता है, अपना शिकंजा बनाए रखता है, अपनी पकड़ मजबूती बनाए रखता है। वे कौन कौन से प्रावधान हैं उनको यहाँ देखते हैं। जैसे आपको पहला प्रावधान मिलता है कि राज्य विधानमंडल के किसी पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है अनुच्छेद 200 के तहत।
इसमें क्या किया जाता है कि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के निरीक्षण के लिए कोई जो है क्या बोलते हैं, कोई प्रस्ताव, कोई एक्ट, जो कोई बिल जो होता है वो आरक्षित कर लिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत ऐसे विधेयकों पर जेबी वीटो या निरपेक्ष वीटो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो उसकी देखभाल करते हैं कि हाँ इसमें पारित करने लायक क्या है क्या नहीं है, करूँगा नहीं करूँगा, वो उनका विषय हो जाता है। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका आता है अनुच्छेद 304। इसमें क्या है कि अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। ध्यान रखना है, ऐसे मामलों में भी राष्ट्रपति न चाहे तो राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ केंद्र कानून तो नहीं बना रहा है इस परिस्थिति में सेंट्रल, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से उन कानूनों पर नियंत्रण रख रहा है, अगर न चाहे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यह चीज़ होगा। उसके अलावा अनुच्छेद 360 में क्या है, यदि वित्तीय आपात की घोषणा की गई है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के निर्देश की शक्ति रखता है, राज्यपाल को निर्देश देने की। हालांकि सामान्य रूप से तो हमेशा रखता है, लेकिन 360 की परिस्थिति में बात कर रहे हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक वित्त एवं धन विधेयक अनिवार्यतः उसके विचार हेतु आरक्षित किया जाए जब 360 लागू हो। और 360 क्या है, वित्तीय आपात की स्थिति है। यानी कि हमारे यहाँ आप पढ़े होंगे 352, 356, 360, 365, ये सारे क्या हैं, आपात की स्थिति हैं, आपातकाल की स्थिति लगाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे प्रशासनिक संबंधों की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब प्रशासनिक संबंध की बात करें तो हमारे संविधान में जो प्रशासनिक संबंध की बात होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या है, भाग 11 में अध्याय 2, भाग 11 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से लेके 263 तक। हमने अभी विधायी संबंध कब से कब तक, 245 से लेके 255 तक विधायी संबंध देखा। अब 256 से लेके 263 तक क्या देखने वाले हैं, प्रशासनिक संबंध देखने वाले हैं। ठीक है, प्रशासनिक शक्तियों की विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के प्रशासन पर संघ का पूरा नियंत्रण होता है। अब यह नियंत्रण किस प्रकार से होता है तो ये देख लेते हैं। कार्यकारी शक्तियों का विभाजन, अब ये विभाजन कैसे होता है, बंटवारा कैसे होता है, तो जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका कैसे है, केंद्र और राज्यों को विधायी शक्तियों के समानांतर हैं ये शक्तियाँ। ठीक है, जिन विषय पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है उन पर प्रशासन करने की शक्ति केंद्र के पास, और जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति राज्य के पास है उन पर प्रशासन भी राज्य सरकार करती है। लेकिन यदि संसद कोई ऐसी विधि बनाए जिसके तहत इन विषयों से जुड़े प्रशासनिक कृत्य भी केंद्र सरकार को सौंपे गए हों तो संबंधित प्रशासनिक शक्तियां केंद्र को मिल जाती हैं। यानी कि अगर ऐसी कोई राज्य सूची का विषय है उस पर केंद्र ने कानून बनाया तो प्रशासन करने का अधिकार केंद्र को मिल जाता है। ठीक है, केंद्र की प्रशासनिक शक्ति पूरे देश पर लागू होती है, जबकि जो राज्य की प्रशासनिक शक्ति होती है वो केवल संबंधित राज्य पर लागू होगी। ठीक है, उसके अलावा एक और बात आती है राज्यों को निर्देशित करने की केंद्र की शक्ति। अब यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब राज्यों को केंद्र निर्देश देता है और मान लीजिए कि राज्य उस निर्देश को न माने तब क्या होगा। इन दोनों प्रश्नों का समाधान यहाँ मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 365 में ऐसी उम्मीद की जाती है, ऐसा माना जाता है कि जो संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है, वहाँ राष्ट्रपति के लिए मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। सामान्य भाषा में इसे मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, आप समझिए उसको। 365 में कहा जाता है कि अगर राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य में जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही है वो संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के मूल्यों के अनुरूप नहीं है, संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन, जिसे जो है संवैधानिक भाषा में राज्य आपातकाल कहा जाता है, उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, अनुच्छेद 365 जो है वो ये कह रहा है कि अगर संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप राज्य का शासन नहीं चल रहा है, ठीक है, यानी
या फिर केंद्र के द्वारा किसी दिए हुए निर्देश का पालन नहीं किया गया राज्य के द्वारा, ठीक है, राज्य के द्वारा केंद्र के किसी निर्देश का पालन नहीं किया गया है, तो अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राज्य आपात लगा दिया जाएगा या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इसको थोड़ा करंट से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में कुछ बवाल चल रहा है या फिर राजस्थान में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। अब अगर केंद्र सरकार कुछ निर्देश दे कि देखिए, वहाँ की सरकार को निर्देश दे कि देखिए आपको ऐसा निर्देश दिया जा रहा है करने को, और वहाँ की सरकार न करे, तो अब क्या होगा, राष्ट्रपति को यह कारण मिल जाएगा कि आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लगा दिया जाए, ठीक है। तो वो कैसे लगाया जाएगा, 365 को आधार बनाते हुए 356 के तहत राज्य आपात लागू कर दिया जाएगा। तो यह क्या हुआ, यह हुआ प्रशासनिक संबंध, यानी कि केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण हुआ राज्यों पर। अब और एक नियंत्रण करने का तरीका है, वो क्या होता है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, मुख्य रूप से 3 ऑल इंडिया सर्विस है, IAS है, IPS है, IFS है। जो IFS है भारतीय वन सेवा कहते हैं इसको, आप फॉरेन सेवा मत समझिएगा, विदेश सेवा नहीं है, ठीक है। तो जो लोक सेवा आयोग करा रही है इसमें 3 ही एक साथ हैं। तो इसमें क्या है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयन व प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि इन सेवाओं में नियुक्ति अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों सेवाओं के अधीन कार्य करते हैं। इन सेवाओं के में नियुक्त जो अधिकारी होते हैं वे केंद्र और राज्य दोनों के सेवाओं के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। संविधान में अनुच्छेद 312 में राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का अधिकार है संसद के पास, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं भी कहीं न कहीं राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र का बढ़ाती हैं, ठीक है। उसके बाद अन्य संवैधानिक प्रावधान कुछ और भी होते हैं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है, और राज्यपाल केंद्र के एजेंट के तौर पे कार्य करते हैं केंद्र राज्यों में। तो राज्यपाल सामान्यतः क्या होता है कि जो केंद्र कहता है वो करते हैं, और कभी कभी ऐसा देखा जाता है, सामान्य रूप से आपने भी देखा होगा, राज्यपाल काफ़ी बायस नज़रिया लेके चलते हैं और केंद्र सरकार की तरफ वे टिल्ट होते हैं, केंद्र सरकार की तरफ उनका झुकाव सामान्यतः देखा जाता है। तो ये एक हो गया। दूसरा चीज़ क्या हुआ, राज्य के लिए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उन्हें टर्मिनेट करने का, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनको भी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, परंतु पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है पिछली UPPCS में, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रावधान और हैं जहां पर केंद्र अपनी प्रशासनिक नियंत्रण राज्यों के ऊपर लगाकर रखता है, ठीक है। तो यह कुछ जो है प्रशासनिक प्रावधान हो गए। अब हम देखते हैं वित्तीय प्रावधान। वित्तीय संबंध क्या है, वित्तीय संबंध की अगर बात करें तो संविधान के भाग 12 अध्याय 1 भाग 12 में अध्याय 1 में अनुच्छेद 268 से 293 तक, चलिए एक बार रिकॉल कर लीजिए। विधायी संबंध की बात कहाँ से किए थे, 245 से लेकर 255 तक। प्रशासनिक संबंध की बात कहाँ से किए थे, 256 से लेकर 263 तक, ठीक है, ये बात किए थे। भाग 11 की बात किए थे, अब भाग 12 की यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो भाग 12 में कहाँ है, 268 से लेकर 293 तक, यहाँ पे वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। और जो यह विभाजन है वित्तीय संबंध का, यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे बहुत सारे कर ऐसे होते हैं, देखिए सामान्य रूप से बता दूं, यहाँ बहुत सारे कर ऐसे होते हैं, कुछ कर क्या होते हैं कि केंद्र के द्वारा वसूले जाते हैं और राज्यों में बांट दिए जाते हैं। कुछ कर होते हैं केंद्र राज्य दोनों के द्वारा वसूले जाते हैं, फिर दोनों में बांट लिए जाते हैं। कुछ कर ऐसे होते हैं केवल राज्यों के द्वारा वसूले जाते हैं, ठीक है, और कुछ कर ऐसे होते हैं केवल केंद्र के द्वारा वसूले जाते हैं, बांटे नहीं जाते। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के कर बांटे गए हैं, ठीक है। तो राजस्व शक्तियों का आवंटन की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या होता है, अनुच्छेद 280, ध्यान रखिएगा पॉइंट, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल पे या जब भी आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। यह क्या करता है, यह राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे के संबंध में सुझाव देता है, ठीक है। तो इस अभी 15वां वित्त आयोग गठन किया गया, NK सिंह की अध्यक्षता में गठन किया गया था, और इससे पहले 14वां था, उसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी, और अभी के NK सिंह हैं। तो अब आगे क्या देखते हैं कि राजस्व शक्तियों का आवंटन। संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राजस्व का स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है। केंद्र और राज्य की
आवंटन की शक्तियों के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति है, यानी कि और कोई नहीं कर सकता। उसी तरह राज्य को राज्य सूची के और संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार है। ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, जो तीनों अनुसूचियों में नहीं आती, ध्यान रखिएगा, मैं भूल गया बताना उस समय। एक अवशिष्ट शक्तियां होती हैं जो तीनों से अलग होती हैं, यानी कि ना वो राज्य में आती हैं, ना वो केंद्र में आती है, ना वो समवर्ती में आती हैं, वो केंद्र के पास रहती हैं अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है। उस पर केंद्र को कर लगाने का अनन्य अधिकार होता है। तो अब जो संघ सूची के कर हैं, कुछ कुछ चीजें देख लें, एक दो चीजें, ज्यादा नहीं। ठीक है। संघ सूची के कर में क्या था, जैसे कृषि आय से भिन्न आय पर कर, कृषि से भिन्न जो आय है उस पर कर संघ लगाता है। सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, तंबाकू, अल्कोहल, लीकर आदि पर उत्पाद शुल्क जो है कौन लगाता है, केंद्र लगाता है, संघ लगाता है। निगम कर केंद्र के द्वारा लगाया जाता है। कंपनियों की संपत्तियों पूंजी कर केंद्र के द्वारा लगाया जाता है। सेवाओं पर कर केंद्र के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। समाचार पत्रों से भिन्न माल के व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य के दौरान होने वाले क्रय विक्रय पर केंद्र लगाता है। ठीक है। अब राज्य सूची की बात कर लें तो राज्य सूची में क्या होता है, भू राजस्व का निर्धारण व संग्रहण पर जो कर राज्य सूची है। कृषि आय पर कर राज्य सूची के द्वारा लगाया जाएगा। भूमि और भवनों पर कर राज्य के द्वारा लगाया जाएगा। राज्यों में निर्मित व उत्पादित एल्कोहल, ध्यान रखना है यहाँ राज्यों में है। ठीक है। राज्यों में जो उत्पादित किया जाए उस पर जो कर होगा, और अभी केंद्र के पास भी था तो यहाँ वो राज्य लगाएगा कर। ठीक है, अगर राज्यों में उत्पादित किया जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा विद्युत के उपभोग और विक्रय पर कर। ठीक है। समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर। सड़कों के उपयोग योग्य वाहनों पर कर। जीव जंतु नौकाओं पर कर। ठीक है। व्यापार वगैरह पर कर, ये क्या होता है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। तो यह कुल क्या हुआ कि अलग अलग विषय बांटे गए कि इन पे आप कर लगा सकते हैं और अपनी कमाई कर सकते हैं। देखिए, राज्यों के पास कमाई का सोर्स क्या होता है या सरकार के पास सोर्स क्या होता है, टैक्स होता है। विभिन्न प्रकार के टैक्स होते हैं वो सरकार की कमाई होते हैं, तभी तो खर्च करेंगे और पैसा उनके पास आएगा कहाँ से। तो होता क्या है, केंद्र के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो केंद्र की जिम्मेदारियां कम होती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि वह पैसे राज्य सरकारों को बांट दिए जाते हैं। ठीक है। और उसके लिए बंटवारे में कोई गड़बड़ी ना हो तो एक मध्यस्थ बनाया जाता है, वित्त आयोग, और उसी के सुझावों के आधार पर यह सारा कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार के शक्तियों का अलग अलग विभाजन की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। और विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे जिनको एक करके क्या किया गया, 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया कि एक जो है जीएसटी ला दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ला दिया गया, जिसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया गया। तो पूछा गया जीएसटी किस लिए लाया गया, तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए लाया गया था, ये आप जान सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि केंद्र के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के बहुत से मदद किए जाते हैं। केंद्र के द्वारा राज्यों को बहुत प्रकार की मदद दी जाती है। उनमें एक होता है, कहा जाता है अनुदान। यह अनुदान जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है। तो अनुदान की व्यवस्था अनुच्छेद 275 से अनुच्छेद 282 के बीच में है तथा 282 में 275 में और 282 में अनुदान की चर्चा मिलती है। ये अनुदान 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका विधिक अनुदान होता है, एक आपका विवेकाधीन अनुदान होता है, एक अन्य अनुदान होता है। तो पहले विधिक अनुदान की बात कर लेते हैं। ये अनुदान केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को दिए जाते हैं। संसद यह तय करती है कि ऐसी सहायता अनुदान की जरूरतें किन राज्यों को हैं और उन्हें कितनी राशि दिए जाना उचित है। ठीक है। तो यह निर्धारित करती है और यह प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित हो जाता है। ठीक है। ये जो राशि दी जाती है संसद विभिन्न राज्यों की निर्धारित करती है, प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा एक आता है विवेकाधीन अनुदान। विवेकाधीन अनुदान क्या होता है, यह अनुच्छेद 282 में चर्चा मिलती है इसकी, विवेकाधीन अनुदान की। ठीक है। तो विवेकाधीन अनुदान की 282 में चर्चा मिलती है। ऐसे अनुदान देने की शक्ति केंद्र के साथ साथ राज्यों के पास भी है और ऐसे अनुदान का प्रयोग सिर्फ लोक प्रयोजन के लिए किया जाता है। ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारें विवेकाधीन अनुदान उन विषयों पर भी दे सकती हैं जिन पर विधि बनाने या प्रशासन करने की शक्ति उनके पास नहीं है। ठीक है। उन पर भी वे अनुदान दे सकती हैं, जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, पोलियो उन्मूलन, इन सब कार्यों के लिए विवेकाधीन अनुदान दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि इन कार्यों के लिए किस प्रकार का अनुदान दिया जाता है। उसके बाद आता है अन्य अनुदान। अन्य में क्या आता है, अनुच्छेद 273 की चर्चा यहाँ मिलती है। अनुच्छेद 273
विवेक अन्य अनुदान के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि यह विशेष व्यवस्था है जो सिर्फ 10 वर्षों के लिए की गई थी पहले। ठीक है, असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को जूट वगैरह के उत्पादन जैसे जो कमजोर राज्य थे या जो विशेष उद्देश्य के लिए उन्हें कुछ समय के लिए सहायता देने के लिए यह व्यवस्था की जाती है, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और आता है, आपातकाल में वित्तीय संबंध। ठीक है, तो आपातकाल में वित्तीय संबंध हम अगली वीडियो में जब हम आपातकाल बनाएंगे तो वहाँ देख लेंगे और वहीं से इस विषय में देखेंगे। सामान्य रूप से जानिए, आपातकाल के दौरान सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में चली जाती हैं और एक तरह से हमारा जो संघवाद है वह एकात्मवाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन जैसी व्यवस्था बन जाती है आपातकाल के दौरान। अब ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब इसी बीच क्या है कि जो इतने संबंध हैं, इतने प्रकार की विविधता है उन संबंधों में, हमने देखा। तो अगर इस प्रकार का संबंध है तो जहाँ संबंध होते हैं वहाँ तनाव भी होते हैं। भाई जहाँ 2 लोग हों, 4 लोग हों, आप लोग हैं, दोस्त हैं, आपके संबंधी हैं, बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं जिनमें तनाव स्वाभाविक होती है। जब 2 लोग हैं तो कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जहाँ असहमति जाहिर होती है और वह असहमति तनाव का कारण बनती है। तो अब यहाँ क्या क्या बनते हैं, कुछ मुद्दे हैं जैसे राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी भूमिका के संदर्भ में। ठीक है, तो ये तनाव के कारण बनते हैं। अनुच्छेद 356 के अत्यधिक प्रयोग, राज्यों में राज्यापात लगा देना, तो ये सब भी तनाव का कारण बनता है। वित्तीय निर्भरता, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता अधिक होती है, ये भी एक कारण बनता है तनाव का। ठीक है, राज्य सूची के विषयों पर केंद्र की दखल, ये भी एक तनाव का कारण बनता है। राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती, जब राज्य को लगता है, अनुच्छेद 355 वगैरह आता है, जब राज्यों में लगे कि अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो राज्यों को वैसी अव्यवस्था से बचाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी जाती है, यह भी एक तनाव का कारण बनता है। अब इन तनाव से निपटने के लिए क्या किया जाए, तो अब इसके लिए विधिवत अध्ययन की जरूरत पड़ेगी कि तनाव की स्थिति से कैसे निपटा जाए। तो भाई जैसे हमारी कोई समस्या होती तो हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, दोस्त यार से पूछते हैं, सीनियर से पूछते हैं, बड़े भाई हैं तो उनसे पूछते हैं, आप जैसा भी देखते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक होता है, जिनसे आप बेहतर समझ बनाएं, तालमेल बनाएं, तो उनसे आप सलाह मशविरा करते हैं। उसी तरह केंद्र के द्वारा क्या किया जाता है, इस प्रकार के संबंधों का, या राज्यों के द्वारा क्या किया जाता है, इस प्रकार के संबंधों में आए तनाव को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोगों की नियुक्ति होती है, विभिन्न प्रकार के कमीशन बनाए जाते हैं। उन्हीं कमीशन में एक है सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, नदी बोर्ड अधिनियम वगैरह। ये क्या किए, ये संबंधों को परिभाषित करते हैं और तनाव वाले मुद्दों पर समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे हम अगर सरकारी आयोग की बात करें, बहुत ही चर्चित चीज़ है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये जरूरी है यहाँ पर चर्चा करना। तो इनमें देखें अगर, तो इनका क्या है कि 1983 में, ठीक है, 1983 में राजेंद्र सिंह सरकारिया, ये सेवानिवृत्त जज थे और 3 सदस्य थे इनमें, सरकारिया आयोग में। इन्होंने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार में 247 सिफारिशें दी और बहुत सारे इनकी मान भी ली गई। ठीक है, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित इनकी वैधानिक और जो है इससे संबंधित थी, तो इनकी बहुत सारी माने ली। 247 इन्होंने सिफारिशें की थी, बहुत सारी इनकी मान ली। जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसकी अगर देख लें तो इन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श आवश्यक होता है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष निश्चित होनी चाहिए, उससे पहले बिना किसी विशेष परिस्थिति के उनको हटाया नहीं जाना चाहिए। जैसे सामान्यतः अभी क्या देखा जाता है, केंद्र में सरकार बदली तो राज्यपाल बदल जाते हैं, तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो व्यवस्था चली आ रही है उन्हीं का इन्होंने समर्थन किया और इन्हीं की बातों के लिए काफ़ी चीज़ें आगे लागू रही। आगे हम देखेंगे केंद्र राज्य परिषद का गठन किया गया 1990 में, तो इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। अब देखते हैं अगला क्या है, अगला आता है पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग क्या था, पुंछी आयोग की अगर बात करें तो 2007 में, कब, 2007 में पुंछी आयोग गठन किया गया। श्री मदन मोहन पुंछी, क्या नाम था इनका, मदन मोहन पुंछी, इसके अध्यक्ष थे। इसमें 5 सदस्य थे। ठीक है, और 2007 में इन्होंने अपनी सिफारिशें 2010 में इन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की सरकार के सामने और इन्होंने कुछ चीज़ें और इन्होंने कहा कि 355 पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि राज्यों की सुरक्षा करना संघ की जिम्मेदारी तो है, जो 355 के आधार पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाती है, उसमें इन्होंने कहा कि इसमें क्या है कि हस्तक्षेप को लेकर संवैधानिक वैधानिक रूपरेखा बनाने का प्रावधान किया कि एक तय होना चाहिए क्राइटेरिया कि इसी आधार पे आप राज्यों में हस्तक्षेप करेंगे, इसके अलावा नहीं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और कहा था कि वित्त आयोग का एक स्थायी कार्यालय बना देना चाहिए, जो 5 साल पे गठन किया जाता है, उसके बाद जो है इनको ख़त्म कर दिया जाता है कार्यालय को, तो एक परमानेंट कार्यालय इनका बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इनका एक यही विशेष होता बस हो गया। अब देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद, ये क्या होता है।
तो मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के आपसी विवादों का समाधान करना, ठीक है, विभिन्न राज्यों के समान हित के मुद्दों पर उचित कार्य बनाना, उनके प्रति सहमति कायम करना। अनुच्छेद 263 में व्यवस्था की गई है, किसमें? 263 में व्यवस्था की गई है कि क्या की गई है कि यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी तो अपने आदेश द्वारा ऐसे परिषद की स्थापना कर सकेगा। उसके द्वारा पूरा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और परिषद के संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित करेगी। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि जब उन्हें लगे कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि राज्यों और केंद्र के बीच संबंधों में काफ़ी तनाव आ चुका है और एक ऐसा आयोग का गठन किया जाना चाहिए जिससे कि जो है इनके संबंधों में मधुर बनाया जा सके, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सके। अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब हुआ एक से अधिक राज्य, दो राज्यों के बीच तनाव की स्थिति हो, किसी मुद्दे पर असहमति हो, उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद बनाया जाएगा, इंटर स्टेट काउंसिल। 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर ही जनता दल सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया, ठीक है। और अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंधों के विषय में अलग से कोई भाग या अध्याय नहीं दिया गया है। भाग 11 में ही अनुच्छेद 263 में शामिल है अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवादों से संबंधित उपबंध का प्रावधान है, अनुच्छेद 262 में। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। यहाँ नदी बोर्ड अधिनियम 1956 हमने लिखा, ये क्या है देखिए। होता क्या है, कभी कभी एक नदी निकलती किसी और राज्य से, बहती बहती कई राज्यों में घूमते चली जाती है। तो अब कोई राज्य का उस पर बांध बना लिया तो दूसरे राज्य को समस्या होने लगती है। ऊपर से नदी उतर रही, नीचे राज्य, ऊपर बांध बन गया तो नीचे पानी ही नहीं आएगा, और उस राज्य के बहुत सारे अगर लोग उसी पर निर्भर हैं, कृषि उस पर निर्भर है, जीवन उस पर निर्भर है, तो विवाद होना सामान्य सी बात होती है। तो इस प्रकार के विवादों के निपटारे, विवाद बढ़ते चले गए, तो इनके निपटारे के लिए 1956 में एक नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया। केंद्र सरकार ने गठन किया इसका, ठीक, केंद्र सरकार गठन किया, क्योंकि जब राज्यों में विवाद होने लगा तो केंद्र के पास गए, तो केंद्र ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इस प्रकार का बोर्ड बनाया। हालांकि बोर्ड ने बहुत सारे मुद्दों का अध्ययन किया और उसमें समस्याएं बनी रहीं, तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया और उसके तहत एक अधिकरण बनाया गया, ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। यदि दो या दो से अधिक राज्य किसी अंतर्राज्यीय नदी के जल से संबंधित विषयों पर सहमति नहीं बना पाते हैं तो विवाद के समाधान के लिए यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिकरण का गठन कर सके। अब यहाँ क्या है, अधिकरण क्या है? हमारी पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। विभिन्न प्रकार के न्यायालय होते हैं, तो उन्हीं में एक न्यायालय की एक प्रकृति है अधिकरण। इसमें क्या होता है कि कोई विशेष मुद्दे इसमें लाए जाते हैं, ठीक है, इनका विशेष समय होता है और उस मुद्दे के समाधान के बाद ये समाप्त कर दिए जाते हैं। तो एक अस्थायी न्यायालय होता है, अधिकरण होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, कोई मुद्दा विशेष के लिए गठन किया जाता है और समाप्ति के बाद उसे समाप्त कर दिया जाता है, एक निश्चित समय इनका होता है। अभी तक इन नदी जल विवादों को लेकर, ठीक है, इन नदी जल विवादों को लेकर 8 अधिकरण गठित किए गए हैं, 8 अधिकरण गठित किए गए हैं, ठीक है। 8 अधिकरण गठित किए, ज्यादातर दक्षिण भारत से संबंधित है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत की सामान्यतः नदियां सदा नीरा होती हैं, यानी ग्लेशियर्स से भी उन्हें जल मिलता है और बारिश से भी जल मिलती है। तो बारिश से जल से भी वो भरे रहते हैं और नहीं बारिश हो रही है तो ग्लेशियर से उन्हें जल मिलता है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां क्या होती हैं, वर्षाती नदियां होती हैं। बरसात के समय उनमें ज़्यादा पानी आता है, नहीं तो और मौसम में सूखी रहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जल संकट वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के अधिकरण गठित किए गए। कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण, गोदावरी जल विवाद अधिकरण, नर्मदा जल विवाद अधिकरण, कावेरी जल विवाद अधिकरण, कृष्णा जल विवाद दूसरा, वंशधारा, महादायी या मांडवी जल अधिकरण, ये विभिन्न प्रकार के अधिकरण बनाए गए। हालांकि इनका आज तक कोई हल नहीं निकला, विवाद जैसे के तैसे बने हुए, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया था कि अधिकरण के द्वारा दिया गया निर्णय में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, उस अधिकरण का ही निर्णय अंतिम माना जाएगा। हालांकि हुआ नहीं, बहुत सारी इसमें समस्याएं आई, तो हमें ये जानने की जरूरत नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दिया आपको। नदी जल बोर्ड अधिनियम का गठन 1956 में किया गया, नदी जल विवाद अधिकरण बनाया गया 1956 अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारे की हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो आपके लिए कोई भी प्रश्न ज़्यादा जो है विकट नहीं होने वाला है, किसी भी प्रश्न के विषय में आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं आएंगी जो आपको डरा सकें, आप जिससे समस्या ग्रस्त हो सकें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के में केंद्र राज्य के मध्य विषयों, केंद्र राज्य के मध्य विषयों
के विभाजन हेतु 3 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। तो चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि 3 अनुसूचियां जो बनाई गई हैं वे किसके तहत की गई हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक बात की, देखिए, देखिए यहाँ पे वीडियो पॉज ही था शायद, मैं फिर से यहाँ देख लीजिए। संविधान में किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य संबंधों के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 अनुसूचियों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो उत्तर बहुत आसान है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। सरकारी आयोग का संबंध किससे है, हमारी वीडियो से ही सारी प्रश्न हैं ही, ऑप्शन डी सही है, केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है, उसके अलावा केंद्र राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों की जो चर्चा, यानी कि जो वित्तीय संबंध है केंद्र राज्यों के मध्य, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये आपको यहाँ बताना है, बहुत आसान है इस चीज़ का भी, इस चीज़ के लिए भी हमने अभी अभी देखा यहाँ पे 244 से 55 तक देखा था विधायी संबंध, उसके बाद हमने 56 से 63 तक देखा प्रशासनिक संबंध, उसके बाद हमने 63 से 93 तक देखा, कौन सा 68 से देखे 93 तक देखा, क्या देखा हमने, जो है वित्तीय संबंध। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है। अब यहाँ पे जो यहाँ क्वेश्चन है अंतिम, इसका आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश करिए और देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।